स्वागत है आपका सुबोध विद्या मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुबोध डिजिटल। लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस बार हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक रासायनिक बल गतिकी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे थे, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस समीकरण। ये क्या चीज़ थी? आर्हेनियस ने रेट कांस्टेंट, जिसको हमने देखा रिसेंटली लेक्चर में, और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में एक रिलेशन बताया। उस रिलेशन को फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे कि क्या चीज़ थी वो, क्या चीज़ थी। इसने बोला कि रेट कांस्टेंट K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E की पावर माइनस EA अपॉन RT। क्या कहना चाहता है कि जो आर्हेनियस ने बोला कि जो रेट कांस्टेंट K है, वेग नियतांक बोला जिसने, वेग नियतांक K है वो E की पावर माइनस EA अपॉन RT के समानुपाती या डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल होता है। EA मेरा यहाँ पे क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, T मेरा क्या है? टेम्परेचर। और R मेरा क्या है? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता है 8.314, 8.321 और 0.0821 लीटर के केस में और एटमॉस्फेयर के केस में। क्लियर है? जब मैं समानुपाती का या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाता हूँ तो एक स्थिरांक लगता है K इजिकल टू A E की पावर माइनस EA अपॉन RT। यह थी आर्हेनियस इक्वेशन, यह थी आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस समीकरण। ओके, क्लियर है? इसका अपन लॉगरिथम इक्वेशन बनाएंगे। क्या करेंगे? लॉगरिथम इक्वेशन कैसे बनाते हैं? मैं दोनों साइड क्या ले सकता हूँ? ln। क्या ले लेता हूँ? ln। देखिए क्या इक्वेशन निकल के बाहर आ गई मेरी। ओनली एक इक्वेशन को मैं कंसीडर करता हूँ कि ln, दोनों साइड ln ले लेता हूँ। देखिए किस प्रकार लूँगा। यस, A इजिकल टू A E की पावर माइनस EA अपॉन RT। दोनों साइड ln ले लेता हूँ। ln K इजिकल टू ln A E की पावर माइनस EA अपॉन RT। ओके, एक फॉर्मूला आप कंसीडर करते हो ln A इंटू B। क्या होता है? ln A प्लस ln B करते हो तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ जाएगा? ln K इजिकल टू ln A प्लस ln माइनस EA अपॉन RT। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने? ln A इंटू B इजिकल टू ln A प्लस ln B। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए एक और फॉर्मूला कंसीडर करेंगे, ln A की पावर x। क्या होता है? x ln A। ओके, क्लियर है? देखिए यहाँ पे ln K इजिकल टू ln A। अब ये पावर मेरी नीचे की ओर आ रही है, उसके प्राइमल में आती है। तो जैसे ही मैं आया तो ये फॉर्म में, किस फॉर्म में है? नेगेटिव की फॉर्म में। तो प्लस एंड नेगेटिव माइनस EA अपॉन RT ln E, वेयर ln E का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो देखिए मेरे यहाँ से क्या निकल के बाहर गया? ln K इजिकल टू ln A माइनस EA अपॉन RT। यह लॉगरिथम इक्वेशन होती है किसकी? आर्हेनियस की। किसकी? आर्हेनियस की। क्लियर है? अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन इसको लॉग की फॉर्म में कंसीडर करेंगे। किस फॉर्म में? लॉग की फॉर्म में। तो आप जानते हो कि जब मैं ln को लॉग की फॉर्म में बदलता हूँ, जब मैं ln को लॉग की फॉर्म में बदलता हूँ तब किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? आप जानते हो किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 2.301 से मल्टीप्लाई किया जाता है। किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 2.3013 से। ओके, देखो कंसीडर करते हैं। देखिए यस
इसको मैं हटा देता हूँ, मेरा यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है। देखिए यस ln k या वॉट एवर आप a मान लो, क्या होता है 2.303 log a। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मुझे ln को log की फॉर्म में चेंज करना होता है तो 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2.303 log k इज इक्वल टू log 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर है। अब देखिए इस फॉर्म को इधर ले आता हूँ, 2.303 log k माइनस 2.303 log a इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। 2.303 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, यस 2.303 मेरा कॉमन आ गया, क्या बचा log k माइनस log a इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर है। अब 2.33 को मैं इधर भेज देता हूँ, क्या बचेगा देखिए log k माइनस log a इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट log k बराबर, अब ये इक्वेशन जब मेरा इधर ट्रांसफर होगा तो इससे प्लस में होगा, अब ये प्लस में तो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ, तो इजीली बन जाएगा, क्या हो जाएगा log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर है। देखिए हो गया मेरा इक्वेशन, क्या निकल के आ गया बाहर, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए 2.303 आर टी। क्लियर है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों ही आर्यनीय समीकरण ही होती हैं, लेकिन ये इसका लॉगरिथम फॉर्म है, ये इसका नॉर्मल फॉर्म है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बात बताइए कि मैंने आपको एक ग्राफ कंसीडर करवाए थे लास्ट लेक्चर में कि किसके मध्य अगर मैं ग्राफ खींचूँ तो उसका ग्राफ किस प्रकार से देखा जाता है, किस प्रकार से देखा जाता है। देखिए क्या इक्वेशन निकल के बाहर आई, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ओके मैं कहता हूँ कि मुझे ग्राफ खींचना है log a वर्सेज log k वर्सेज log a, 1/t के मध्य, ये तो हमारा इंटरसेप्ट हो गया। अब देखिए क्या कंसीडर करना है कि मुझे y पे तो क्या लेना है log k, और मुझे x एक्सिस पे क्या लेना है 1/t। देखिए अब मुझे ग्राफ किसके मध्य खींचना है log k और 1/t। अब देखिए कौन सी इक्वेशन, y बराबर ये क्या 1/t मान सकता हूँ इसको। देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा x, इसके जस्ट जो नेबर है उसका क्या हो जाएगा m माइनस है, और ये मेरा क्या कहलाएगा x। इंटरसेप्ट बोल सकते, सॉरी c बोल दो इसको, y बराबर x प्लस c। ठीक है। अब देखिए जो m है और x है, x की वैल्यू कैसी है नेगेटिव, तो स्लोप कैसा आएगा डिक्रीज, और ये मेरा क्या हो जाएगा log a, ये मेरा क्या हो जाएगा log a, ये मेरा क्या है इंटरसेप्ट। अब स्लोप की बात करते हैं, स्लोप मीन्स tan थीटा, स्लोप मीन्स tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यस माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ओके क्लियर है। और आर की वैल्यू आपको नॉन है 8.314। ओके चले आगे, एक और क्वेश्चन की ओर अपन कंसीडर करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं। ओके देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा है,
ओके, और आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन और आपको पूछा है EA, एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है, सक्रियण ऊर्जा बोल सकते हैं। एक इक्वेशन दी हुई है log K = log A -25 किलो जूल। ओके, कंसीडर क्या करना है मुझे, EA मुझे फाइंड आउट करना है, EA मुझे फाइंड आउट करना है। देखिए क्या इक्वेशन निकल के आई थी बाहर मेरी, log K = log A minus EA upon 2.303 RT। ओके, अब ये है मेरे क्वेश्चन का इक्वेशन और ये मेरा जनरल इक्वेशन। क्या मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ? कंपेयर करके दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, टर्म कौन सी बची, ये और ये। अब देखिए EA = 2.303 R × T इज इक्वल टू कितना है, 25 किलो जूल है। तो किलो को मैंने किस में चेंज कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई करके हो गया, कितना बच गया, जूल। क्लियर है। अब देखिए मुझे EA निकालना है, EA निकालना है। इसके केस में मुझे 2.30 से कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई हो सकता है। R मुझे नॉन है या आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, गैस कांस्टेंट 8.314, T की वैल्यू इसने दे दी, कितनी दे दी, 300 केल्विन। तो देखिए सक्रियण ऊर्जा बराबर एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 25 × 1000 इंटू यस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300। क्लियर है। बस उसके बाद जो भी आएगा अच्छा आएगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं कौन सी वैल्यू आएगी, पर जो भी आएगी बहुत अच्छी आएगी। ओके, कैलकुलेशन क्लियर है, कैलकुलेशन क्लियर है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बस कुछ नहीं करना है, इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है और आपकी जो जनरल इक्वेशन होती हैं log K = log A -25 किलो जूल, इससे मैं क्या कर लूँगा, कंपेयर। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर। जैसे ही मैंने की ये वैल्यू मुझे नॉन है, R की वैल्यू मुझे नॉन है, T इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बाद का आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, चले आगे। देखिए ये तो हो गया बात सिर्फ एक पर्टिकुलर इक्वेशन की। जरूरी थोड़ी है सर कि एक ही टेम्परेचर पे हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए जैसे मेरे कोई रिएक्शन है E = P, ठीक है, एक बात तो किसी टेम्परेचर T1 पे वर्क कर रही है और एक किसी टेम्परेचर T2 पे वर्क कर रही है। तो इस केस में जो वेग नियतांक है, जो रेट कांस्टेंट है, वो दोनों बार डिफरेंट आएगा। ये जरूरी थोड़ी है कि जब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ किसी रिएक्शन को, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, उसके केस में जो वेग नियता होगा, जो रेट होगी, ऑब्वियसली चेंज होगी। क्योंकि मैंने रिसेंटली आपने फैक्टर पढ़े थे, तो क्या मतलब जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो अभिक्रिया के वेग पर इफेक्ट करता है। तो बस इसके केस में देखिए, जैसे आरएनएस इक्वेशन की बात करता हूँ, log K = log A minus EA upon 2.303 RT। मैं इक्वेशन फर्स्ट की बात करता हूँ, जब मेरा टेम्परेचर क्या है, T1। देखिए तो उसके लिए मान लो वेग नियतांक कितना आ गया, 1 log K1 log A तो मेरा वही रहेगा। आरएनएस इक्वेशन का जो कांस्टेंट है वो तो चेंज होगा ही नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू तो इक्वल है। टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T1, और कोई चेंजेस नहीं आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी तो वही रहनी, उसमें तो कोई इफेक्ट करेगा ही नहीं। अब बात करते हैं T2 की, log K2 = log A minus EA upon 2.303 RT2। क्लियर है। टेम्परेचर T1 पर चेंजेस और टेम्परेचर T2 पर चेंजेस, क्लियर है। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को मैं नेग्लेक्ट करके एक इंटरनल या इंटरवल इक्वेशन बोल सकते हो, इंटरवल इक्वेशन या अंतराल समीकरण, किसके लिए, आरएनएस के लिए। किसके लिए, आरएनएस के लिए। ठीक है। अब देखिए आप इक्वेशन को क्या करना है, इक्वेशन को क्या करना है, चेंज करना है। कैसे करेंगे, देखिए log K2 - K1
इसको मैं नेगलेक्ट करता हूँ तो जैसे मैं इसको इसमें से घटाता हूँ तो ये माइनस ये प्लस, इक्वेशन कर लो, क्या वैल्यू आएगी, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T1 माइनस EA अपॉन 2.303 R T2। ओके, ये और ये तो सेम थे, कट गए, बचा ये हो, बचा ये। देखो अब मुझे बताइए log A माइनस log B क्या होता है, log A अपॉन log B। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, log K2 अपॉन log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन K1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से मेरा EA 2.303 R, EA 2.303 R कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, EA अपॉन 2.303 R, बचा क्या, 1 अपॉन T1, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर है, इक्वेशन क्लियर है। देखिए आगे बढ़े। अब मुझे ये बताइए इसको मैं और इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ। log K2 बाय K1 इज इक्वल टू, मेरा मानो तो इक्वेशन याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट और इजी कर सकते हैं, EA अपॉन 2.303 R। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ T1 T2, कॉमन ले लिया, T1 और T2 जो भी वैल्यू है मुझे उससे कोई मैटर नहीं करता, मुझे तो इक्वेशन से मतलब है। यहाँ से मैंने किया तो यहाँ पे क्या बच गया, T2, और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस T1। ये होती है ओवरऑल इक्वेशन। ओवरऑल इक्वेशन किसके लिए, इंटरवल इक्वेशन, किसकी, आर्हेनियस समीकरण की, आर्हेनियस इक्वेशन का इंटरवल इक्वेशन, अंतराल समीकरण बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अंतराल समीकरण। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब तक हमने 3 इक्वेशन निकाली है, नॉर्मल आरएनएस इक्वेशन, फिर लॉगरिथम इक्वेशन, फिर हमने 2 इक्वेशन को कंबाइन किया और इंटरवल इक्वेशन निकाली। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ओके, कौन कौन सी इक्वेशन मेरी आ चुकी हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन RT, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये 3 इक्वेशन मैं निकाल चुका हूँ, ये 3 इक्वेशन मैं निकाल चुका हूँ और इसी पर मुझे वर्क करना है। ओके, अब एक और टर्म निकल के बाहर आई, ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, देखिए संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था चीज़ क्या, देखिए जैसे मैं बात करता हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट ए है, रिएक्टेंट ए है और मुझे डायरेक्ट पी बना, वो ऐसे थोड़ी डायरेक्ट बनता है पी, क्या ये लिया डायरेक्ट प्रोडक्ट ही मैंने। इस बीच एक स्टेट बनती है, इस स्टेट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, या इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था है ट्रांजिशन स्टेट। ये जो स्टेट होती है, पहली बात तो अनस्टेबल होती है, लेकिन ये बनती इसलिए है क्योंकि आपने रिसेंटली मैंने देखा था, जब हम अभिक्रिया करवाते हैं 2 चीज़ों पे वर्क करता है, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक होता है डायरेक्शन। जो इसकी दहलीज ऊर्जा है वह अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा हुई, किसकी, रिएक्टेंट की, तभी वो प्रोडक्ट में बदल सकता है। तो इसके केस में भी यही होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनते ही अगर उस रिएक्टेंट की या इस संक्रमण अवस्था की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हुई तब प्रोडक्ट बन सकता है। प्लस
उसका एक केस डायरेक्शन, उसकी जो दिशा है, जो उसके टकराने का जो दिशा है, वो जो डायरेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल या परफेक्ट होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट बन सकता है। अब देखिए ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है और ये मेरा सक्रिय ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित होता है, सक्रिय ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित होता है। देखिए क्या होता है, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहना चाहता हूँ, सक्रिय ऊर्जा और संक्रमण अवस्था के मध्य जो रिलेशन होता है वह क्या होता है। देखिए क्या होता है, नॉर्मली सक्रिय ऊर्जा को इस प्रकार निकालते हैं। जो सक्रिय होता है, मैंने आपको दहलीज ऊर्जा बताई थी, क्या होता है दहलीज ऊर्जा कि क्या होता है, जनरली कोई रिएक्टेंट होते हैं वो टक्कर करते हैं, टक्कर करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। उस टक्कर के केस में क्या होता है, गतिज ऊर्जा लगती है। पहले केस गति ऊर्जा लगेगी, गति ऊर्जा लगेगी तो इसके बाद संक्रमण आवर्ती जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी उसका मान बढ़ेगा। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब टक्करों की संख्या। पर ये कब पॉसिबल है, दो कंडीशन में। पहली बात, दहलीज ऊर्जा, उस रिएक्टेंट की दहलीज ऊर्जा का जो ऊर्जा है रिएक्टेंट की, वो दहलीज ऊर्जा से या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, फर्स्ट केस। और सेकंड केस क्या था, डायरेक्शन, उसकी दिशा, टकराने की जो दिशा है वो एक जैसी या परफेक्ट या जो उसके लिए सूटेबल है वही होनी चाहिए। ओके, सक्रिय ऊर्जा की मैं बात करूं, सक्रिय ऊर्जा की मैं बात करूं तो इसके लिए क्या होता है, इसको किस नंबर का बताया मैंने, EA। यह होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी। क्या होता है, देखिए दहलीज ऊर्जा माइनस अभिकारक की ऊर्जा, वो मिली क्या कहलाएगी, सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा कहलाएगी, क्या कहलाएगी, सक्रिय ऊर्जा। ओके, अब देखिए मतलब ये कहना चाहता है कि अगर सक्रिय ऊर्जा क्या होगी, किसी भी नॉर्मल में रिएक्टेंट की बात करो तो आप कैसे निकाल सकते हो। जनरली अगर मैं कह दूं कि मेरे रिएक्टेंट में 25 किलो जूल रिएक्टेंट की ऊर्जा है, कितनी है, 25 किलो जूल मेरे रिएक्टेंट की ऊर्जा है, और मैं उसी इक्वेशन के लिए कह रहा हूँ कि दहलीज ऊर्जा 25 किलो जूल है, कितनी है, 25 किलो जूल। इट मीन्स रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, किससे, दहलीज या थ्रेशोल्ड एनर्जी, तभी मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने में सक्षम है, कैपेबल है। तो मैं अगर सक्रिय ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं तब क्या होगा, इसको मैं मान लेता हूँ 25, ये मेरा हो गया 24, कितना बच के आ गया, 1 किलो जूल। तो इस प्रकार मैं एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकता हूँ। क्लियर है, यहाँ से सक्रिय ऊर्जा क्लियर होनी चाहिए आपके पास, इससे सक्रिय ऊर्जा क्लियर होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़े, ये मेरी होगी E। अब मुझे ट्रांजिशन स्टेट का क्या काम है, ट्रांजिशन स्टेट का यहाँ पे क्या काम है, और देखिए एक आपने कभी भी एनर्जी का ग्राफ बनाया होगा, एनर्जी इक्वेशन या आपने ग्राफ बनाया होगा, कुछ इस प्रकार बना होगा। देखिए क्या चीज़ है, देखिए एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैंने बनाया है, उसकी वेलोसिटी पर और इसकी स्थितिज ऊर्जा, जब वो स्टेबल कंटेनिंग ग्रुप मेरा बैठा हुआ। देखो क्या चीज़ है, ये जो ET है ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा क्या है, कोई
अभिकारक रिएक्टेंट आर प्रोसीड हो रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, उत्पाद बना रहा है। क्या बना रहा है? उत्पाद, प्रोडक्ट बना रहा है। जब मेरा रिएक्टेंट नॉर्मल स्टेबल अवस्था में बैठा तब इसकी एनर्जी क्या है? ईटी। तो ईटी में को क्या लिख सकता हूँ? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की ऊर्जा, अवेलेबल एनर्जी। कौन सी? अवेलेबल एनर्जी। जो ई ए है वह है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। क्लियर है? जो ई पी है वह है मेरी प्रोडक्ट की एनर्जी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और जो डेल्टा एच दिख रहा है आपको, यह होता है एंथैल्पी, यह होता है एंथैल्पी। इसी आधार पर किसी रिएक्शन के लिए आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया का पता लगा सकते हैं। देखते कैसे पता लगा, तो मैं भी बताता हूँ आपको किस प्रकार। यहाँ तक आपको टर्म क्लियर है या नहीं? तो इसने यह कहा था जो सक्रियण ऊर्जा होती है वह वेग पे किस पर निर्भर करती है? जो वेग होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वह सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और किसी भी ऊर्जा की मैं बात करूं तो आप जनरली कहते हो कि क्लास में बच्चा बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखा रहा है, बदमाशी कर रहा है, जो भी नोटेरियस हैं, उसकी ऊर्जा किसी हद तक बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही टीचर का रिएक्शन हो गया उसकी वेलोसिटी, उसका जो वेग था, जिस गति से वो कर रहा था, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कम। तो कभी भी अगर ऊर्जा किसी की ज़्यादा है तो उसको वेग क्या हो जाएगा? नॉर्मली कम। बस एक हद के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डाउन। तो वेग जो होता है अभिक्रिया के लिए जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अब जो यहाँ पे है यह होती है मेरी ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। ये जो स्टेट है यह है मेरी ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। किसी भी रिएक्शन के द्वारा इसको समझते हैं। देखिए, जैसे कोई मेरा अभिकारक है, कोई अभिक्रिया कर रहा है A प्लस B कन्वर्ट इनटू AC प्लस B। अभिक्रिया क्या है? AB प्लस C रिएक्शन करके क्या बना रहा है? AC प्लस B, कुछ इस प्रकार। ये तो मेरा रिएक्टेंट हो गया, ये तो मेरा क्या हो गया? अभिकारक। ये मेरा क्या हो गया? प्रोडक्ट। क्लियर है? अब देखिए, इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जनरली किसी भी रिएक्शन के लिए दो स्टेट बनती है, या तो वो इंटरमीडिएट बनेगा या इसकी संक्रमण अवस्था बनेगी। और संक्रमण अवस्था कभी भी स्टेबल नहीं होती। तो ये स्टेबल होगी A डॉट डॉट B डॉट डॉट C। ये ऐसी अवस्था होती है जिस बीच बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना, बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होती है। और ऐसा तो नहीं है कि बॉन्ड बन भी रहा, टूट रहा है, पर ये स्टेबल आप स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा देख सकते हो। बट ऐसी स्टेट बनती है जिसमें A बॉन्ड टूट रहा है B का और बॉन्ड C बन रहा है। ओके, इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? या इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। ओके, अब मैं आपको बात कर रहा था एंथैल्पी की। किसकी बात कर रहा था? एंथैल्पी। एंथैल्पी के आधार पर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन किस प्रकार डिफाइन करते हैं वो देखेंगे। ओके, वैसे पार्ट है थर्मो का, बट यहाँ पे जरूरी है कि अपन को आना चाहिए। ओके, देखिए, तो यहाँ से मैंने क्या निकाला? कैलकुलेटर मेरा क्या निकला? रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EA। EA मेरा क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, देखिए, अब मैं आपसे बात करना चाहता रहा डेल्टा H के बारे में। देखिए, दो कंडीशन आपको अभी मैंने रिसेंटली बताई है। एक तो ये कंडीशन आई थिंक आपको शो हो रहा है, एक आपको मैं कंडीशन यही बता रहा हूँ, नीचे बना लेता हूँ, बेटर रहेगा। ओके,
इस बीच आपको फर्क कितना दे, आपको फर्क क्या दिख रहा है इन दोनों ग्राफ के बीच में? फर्क आपको सिर्फ इतना सा दिख रहा है कि इसमें रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से कम है। इसकी एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? कम है। लेकिन रिएक्टेंट की बात करूँ तो रिएक्टेंट की यहाँ पे क्या है? कम, और प्रोडक्ट की क्या है? ज़्यादा। क्लियर है? यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस ग्राफ में आपको चेंजेस क्या दिख रहे हैं, चेंजेस क्या दिख रहे हैं। ओके, अब देखिए इसकी बात करता हूँ। देखिए ये मेरी क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी। ये मेरी डेल्टा एच, एंथैल्पी डेल्टा एच, दो चीज़ें बनाएगी, ई रिएक्टेंट माइनस ई प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की ऊर्जा और प्रोडक्ट की ऊर्जा, ठीक है। या एक होगी पी माइनस ई आर। मुझे बताइए जब मेरे रिएक्टेंट की ऊर्जा कम है और प्रोडक्ट की ऊर्जा क्या है? ज़्यादा। जब मेरे रिएक्टेंट की ऊर्जा ज़्यादा है और प्रोडक्ट की ऊर्जा क्या है? कम, तो क्या होता है जनरली? ई फॉरवर्ड, मतलब जो रिएक्टेंट की अभिक्रिया होती है वो फॉरवर्ड होती है, मतलब सीधे डायरेक्शन में, और बैकवर्ड मतलब पीछे वाले में। तब मैं कहूँ कि यह मेरी एनर्जी कौन सी है? फॉरवर्ड एनर्जी, ई फॉरवर्ड, एक्टिवेशन फॉरवर्ड, ई रिएक्टेंट की ऊर्जा। अगर मैं इसकी ई फॉरवर्ड बोल दूँ और ई को क्या बोल दूँ? ई बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर अभिक्रिया जो चल रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है फर्स्ट केस, और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कब? जब जो संक्रमण अवस्था बनी है उसकी जो दहलीज ऊर्जा है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उसका मान क्या हो जाए? रिएक्टेंट एनर्जी से कम हो जाए, तो रिवर्स भी हो सकता है। अब देखिए इसको क्या बोल सकता हूँ? ई बैकवर्ड माइनस ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। ये केस है जब आपके ई फॉरवर्ड और ई बैकवर्ड का मान पॉजिटिव आए, दो एनर्जी है, फॉरवर्ड की ज़्यादा है और बैकवर्ड की कम है, तो कैसी एनर्जी आएगी? पॉजिटिव। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात करूँ, अगर आपके बैकवर्ड की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई, उसके केस में क्या होगा? आपकी एनर्जी कैसे आएगी? नेगेटिव। कैसी आएगी? नेगेटिव। क्लियर है? अब सुनिए, अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव आई, कैसी आई? पॉजिटिव, तब आपकी जो एनर्जी होगी, जब आपकी एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? एंडोथर्मिक। कैसे होगी? एंडोथर्मिक। जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव आई, इतनी अभिक्रिया कौन सी होगी? एंडोथर्मिक, या इसको बोलते हैं आप ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ओके, और अगर आपकी नेगेटिव आई, इट मीन्स एक्सोथर्मिक, या इसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ओके, तो ये इसमें जैसे एनर्जी क्या रिवोल्यूट होती है क्या? जैसे आप कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्लेट्स लें और उसको पानी में डिज़ोल्व करें, जैसे ही पानी में डिज़ोल्व करते हो, आपको जो आपने लिया है, पात्र लिया है, उसकी जो सरफेस होती है वो गर्म होना चालू होती है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। एनर्जी यूलेट होती है, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो ऊष्मा शोषी, मतलब इसकी एनर्जी क्या होती है? थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब आप पानी में अल्कोहल मिला दो, वही केस हो सकता है, ऊष्मा शेषी और ऊष्मा शोषी और शेपी। क्लियर है? यहाँ तक आपका सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट की जो इक्वेशन थी वो मेरी क्लियर होगी। अब आप पे आधार पर, इसी आधार पर मैं आरएनएस रेट कांस्टेंट पे किस प्रकार इफेक्ट करता है उसको देखेंगे। आरएनएस किस प्रकार रेट पे रिलेटिव रखता है वो अपन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आरएनएस टाइप रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आरएनएस टाइप रिएक्शन। ओके, कि जो वेग नियतांक है वो जो टेम्परेचर वो आरएनएस टाइप पे किस प्रकार इफेक्ट करता है। तो जनरली अपन आरएनएस की बात करेंगे तो के की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? के की बात करेंगे।
तो इसने कहा कि किसी दो इक्वेशन की बात कर लेता हूँ k2/k1। तब इसने कहा कि जो वेग नियतांक होता है, किसी भी टेम्परेचर के लिए जो वेग नियतांक होता है उसकी वैल्यू x डेल्टा T/T के बराबर होता है। डेल्टा x T/10 डेल्टा T/10 के इक्वल होता है। किस प्रकार? देखिए, आप इतना सा ध्यान दीजिए, डेल्टा T क्या है? दो तापमानों का अंतर। किसी दो इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो वेग नियतांक है, जो रेट कांस्टेंट है, वो दो इक्वेशन की बात, एक इक्वेशन है बट उसका टेम्परेचर अलग अलग है। तब इसने कहा है कि जो वेग नियतांक है, जो रेट कांस्टेंट, उसमें क्या फर्क देखा जाएगा। क्वेश्चन के द्वारा इसको समझते हैं, क्वेश्चन के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि हाउ मैनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज बाय 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहना चाहता है, एक इक्वेशन है कि देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेज आता है, क्या चेंजेज आता है जब आप किसी रिएक्शन में प्लस 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। चेंज देखिए, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, चेंजेज हो रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। कोई भी रिएक्शन, जैसे 200 लिया फिर 300 लिया, उस बीच में आपका चेंजेज कितना, उसने बताया 50 डिग्री चेंजेज हो रहा है। अब उसने बोला है कि जो x की वैल्यू इसने दे रखी है 2 टाइम्स, कितना है 2 टाइम्स, उस रेट का जो x है, जो कंसंट्रेशन है, वो कितनी है 2 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ 5। तो यहाँ से k2/k1 कितना आ गया 2 की पावर 5, मतलब वेग कितना गुना बढ़ गया 2 की पावर में 5, 25 नहीं है, 2 की पावर में 5। क्लियर है? यह होता है रेट ऑफ रिएक्शंस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आरएनएस टाइप ऑफ इक्वेशन। ओके, इसी बीच अगर मैं आपको बात करूं इक्वेशन के लिए, इक्वेशन की मैं बात करूं कि मान लो आपका जो इक्वेशन है k = a की पावर माइनस EA अपॉन RT, k = EA की पावर माइनस EA अपॉन RT। तो यहाँ से एक और अपना कंक्लूजन आ गया कि k2/k1 = x डेल्टा T डिवाइड बाय 10। तो अब तक आरएनएस में हमने इन चीज़ों का कंक्लूजन निकाला है। ओके, अब मुझे बताइए मेरी इक्वेशन क्या थी आरएनएस की, k = E - EA डिवाइड बाय RT। ओके, दो कंडीशन बैठती हैं। एक रिएक्शन प्रोसीड करवा रहा हूँ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया गया है, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इतना ज़्यादा कि टेम्परेचर को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ओके, एक रिएक्शन है जो वर्क कर रहा है, इसमें आरएनएस टाइप ऑफ इक्वेशन की बात कर रहा है। इसने बोला कि एक रिएक्शन को तो इतनी हाई टेम्परेचर पे वर्क कर रहा हूँ और एक को बहुत ही कम टेम्परेचर पे वर्क करवा रहा हूँ। तो और इसने पूछा कि जो K होता है और A के बीच जो संबंध होता है, वो रिलेशन क्या निकल के बाहर आता है, कि K और A के बीच में कैसा संबंध निकल के बाहर आएगा। देखिए मेरा T यहाँ पे क्या है, गोज टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे T गोज टू 0, बहुत ही कम टेम्परेचर पे मेरा काम हो रहा है। अब सुनिए, K = A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। अब T की वैल्यू को मैं इतना कर दूँ, इनफाइनाइट पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मान लीजिए A की जो मेरी वैल्यू आएगी वो माइनस इनफाइनाइट आएगी ना। जब मेरा टेम्परेचर इतना है कि कि कितना भी करूँ इसकी वैल्यू तो 0 के आसपास आएगी। मान लो मेरा 2 है या 500 है, पर टेम्परेचर तो इतना ज़्यादा है
कि मैं अगर डिवाइड भी करता हूँ तो 0.00001 के पास, मतलब जीरो के आसपास आएगी। कितनी आएगी? जीरो। अब ई माइनस जीरो कुछ नहीं होता, ई जीरो जीरो होता है। मतलब ई जीरो की जो वैल्यू होती है, ई जीरो की वैल्यू होती है गुरु 1। कितनी होती है? 1। इस बार पर अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो के बराबर कितना हो गया? ए। कितना हो गया? ए। क्लियर है? मतलब किसी आर्गेनिक इक्वेशन की बात करूँ और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर पे मैं बात कर रहा हूँ। किस टेम्परेचर पर? हाई टेम्परेचर। इस बीच जो वेग नियतांक होगा वो आरएमएस कांस्टेंट के इक्वल होगा, लेकिन मैं टी गोज टू जीरो, मतलब टी का जो टेम्परेचर लेना चाहता हूँ वो करीबन जीरो के आसपास जा रहा है। देखिए क्या होता है कि के इक्वल टू ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, अब इसको मैंने जीरो के आसपास ले लिया तो किसी भी डिवाइड अगर मैं जीरो करता हूँ तो वो कहाँ है? इन्फाइनाइट। किसी भी वैल्यू को अगर मैं 1/0 करता हूँ तो इन्फाइनाइट के आसपास जाता है। तो के बराबर कितना होता है? ए ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट। और ई इन्फाइनाइट इसकी वैल्यू जो होती हैं वह होती हैं जीरो। कितनी होती है? जीरो। तो यहाँ से मेरा के का मान कितना आया? जीरो। कितना आया? जीरो। के का मान कितना आया? जीरो। ठीक है, यह हमने अब तक आरएनएस टाइप के या आरएनएस के अकॉर्डिंग जो जो कैपेबल क्वेश्चंस बनते थे और क्या क्या उसकी एप्लीकेशन हो सकती थी वो हमने देख लिया। ये कंक्लूजन निकल के बाहर आया कि ये इक्वेशन है, ये इसकी लॉगरिथम इक्वेशन है, ये इनका इंटरवल इक्वेशन है, ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी रोड के बीच में संबंध है, और लास्ट में मेरा बताया था टेम्परेचर में क्या संबंध होता है वेग नियंत्रण का, वो भी हमने देख लिया। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, लेकिन तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।